अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हम पार्लियामेंट की कार्रवाई की भी बात करेंगे और उसके साथ साथ जो मुल्क में जिस तरह की सियासत या फिर हम ये कहेंगे कि मुसलसल मुसलसल जिस तरह से एक कम्युनिटी और उस कम्युनिटी के जो मुक़द्दसात हैं उसको जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। हम बात करेंगे कि मसाजिद का मामला था, अब मसाजिद के साथ साथ अब मज़ारात और दरगाहें भी क़तार में लग गई हैं, और वो भी ख्वाजा गरीब नवाज़, ख्वाजा अजमेरी, जिनके हवाले से यानी जैसे ही अदालत की जानिब से इस अर्ज़ी को कबूल किया गया कि ये यहाँ पर मंदिर के हवाले से तो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में जितने अकीदतमंद हैं ख्वाजा गरीब नवाज के, वो सब एक किस्म की बेचैनी पैदा हो गई है कि ये किस तरह का मामला है जिसको अदालत ने यानी समाअत के लिए दरख्वास्त को कबूल कर लिया है। इस हवाले से शदीद तरीन रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लोगों की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। आज के इस प्रोग्राम में हम ये बात करेंगे कि ये किस तरह का एक चलन पड़ चुका है और क्या इससे एक मैसेज जा रहा है और इसके ज़रिए मुल्क में क्या हो सकता है, किस तरह से। जैसे अगर हम महबूबा मुफ्ती की बात करें तो उन्होंने कहा कि इसके ज़रिए एक तनाव पैदा होगा, उन्होंने यहाँ तक कहा कि खूनरेजी होगी। तो ये किस तरह की सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे। पार्लियामेंट की कार्रवाई के हवाले से बात करेंगे जिसका आज यानी जिसमें मणिपुर की भी बात हुई और साथ ही साथ अडानी ग्रुप के हवाले से भी बात उठाई गई और साथ ही साथ जो संभल का वाकया उस पर भी बात हुई और उस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ जेपीसी को जो एक उसकी मियाद में जो तोसी की गई है आइंदा बरस 2025 में बजट सेशन तक इसको जो है एक यानी हम ये कहेंगे कि तोसी की गई है। अब तब तक एक मौका मिला है कि देखते हैं कि क्या होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदू प्रीचर की गिरफ्तारी और दीगर की गिरफ्तारियों के खिलाफ हम भारत में देख रहे हैं कि चाहे वो दिल्ली हो, कोलकाता हो, जम्मू हो, नॉर्थ इंडिया के इलाके हों, यहाँ पर एहतजाज जो है हो रहा है शिद्दत के साथ कि बांग्लादेश में हिंदू गैर महफूज हैं। तो इस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे और साथ ही साथ आखिर में हम बात करेंगे लेबनान से होने वाले सीज फायर के वाले। लेबनान से मुराद हिजबुल्लाह के साथ जिस तरह से इसराइल की एक सीज फायर का जो एक पेशरफ्त हुई है, इसका खुद हमास ने भी जो है खैर मकदम किया है और ये कहा है लेबनान की हिजबुल्लाह को जो है तहनीत पेश की है कि यकीनन सहयूनियों को शिकस्त हुई है। लेकिन क्या गाज़ा में भी सीज फायर होगा, किस तरह की सूरत हाल है गाज़ा में, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो मिडिल ईस्ट की इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है और साथ ही साथ पड़ोसी मुल्क, एक तो बांग्लादेश की हमने बात की, इसी के साथ साथ पाकिस्तान की सूरत हाल का भी जायज़ा लें तो यहाँ पर भी जिस तरह के वाक़यात, जिस तरह के हमले, जिस तरह के धमाके, जिस तरह की तशद्दुद हो रहा है और साथ ही साथ सियासी अदम इस्तेहकामी भी जो हमको नज़र आ रही है, उस पर भी हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सियासी तजियाकार एम ए माजिद साहब। माई साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माई साहब अस्सलाम वालेकुम। माई साहब के अलावा सीनियर सहाफ़ी सियासी तजियाकार एम ए मन्नान साहब हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मन्नान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं माजिद साहब से आगाज़ करूँगा पार्लियामेंट की कार्रवाई के हवाले से, उसके बाद हम ज़रूर बात करेंगे अजमेर शरीफ के हवाले से भी जो कुछ यानी जिस तरह की जो है कोशिश की जा रही है। माजिद साहब, पार्लियामेंट की कार्रवाई की अगर हम बात करें तो जो मुद्दे रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि सरकार वाकई इस हवाले से बातचीत करेगी, कोई बहस होगी, और जो कितनी सारी चीज़ें जो सीक्वेंस हैं अब इसके दरमियान अवाम के मुद्दे, अवाम के मसाइल वगैरह वगैरह, यानी हर बार इसी तरह का कोई ना कोई मामला हो रहा है और उसी की नज़र जो है सेशन हो जा रहा है। जी बस, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं समझ रहा था कि 2019 से 2024 तक जो पार्लियामेंट चली उसमें हुकूमत इशू से बचती रही, कोई ना कोई तनाज़ा, कोई ना कोई चीज़ होती रही, हंगामा फलां ये हो गया। जब हुकूमत मेजॉरिटी में थी, अपने बल पर जो है खुश थी, मुझे तवक्को थी कि हालिया जो मार्च अप्रैल में जो इंतखाबात हुए तो हुकूमत चूँकि माइनॉरिटी में आई और दो बेसाखियों के सहारे चल रही है तो कुछ जवाबदेही का अवसर पैदा होगा। लेकिन अब देखिए जो बजट सेशन यानी उसको जो है मानसून सेशन, अब ये विंटर सेशन जी हाँ, सरमाई सेशन जी हाँ। इसमें कोई ऐसी तब्दीली तो नहीं, बल्कि यही इशू से भागने की कोशिश हो रही है। और पिछली पार्लियामेंट में भी सिर्फ मणिपुर का माँ बड़ी मुश्किल से निकला था जी हाँ। फिर उसके बाद वही सूरत हाल थी।
मणिपुर का मामला में 2023 से चल रहा है, लेकिन उस पर अभी तक नहीं। और आप देखिए आज भी सूरत हाल मणिपुर में, शायद खबरें आ रही नहीं आ रही, लेकिन जब हम राब्ता बड़ी मुश्किल से भी कर पाए तो हालत बड़े ख़राब हैं कि लोग फाका कशी कर रहे हैं, लोगों के पास कुछ वसाइल भी नहीं है बचे, आम लोगों के पास। और ख़ुद MLAs वहाँ के मिनिस्टर्स अपनी रियासत छोड़ के दूसरी तरफ भाग गए, वो भी दस्तयाब नहीं है। यानी इस हद तक, चूंकि उनके घरों पे भी हमले हुए, उनकी भी अपनी जान है ना, तो शायद वो आवाम के दरमियान रहना ऐसे वक्त वो दरमियान में नहीं है, ये मुझे इतला दी गई है। तो मणिपुर है। दूसरी जो बात आपने जो कही अदानी के बारे में, अब देखिए पिछली पार्लियामेंट में, मैं इसलिए रेफरेंस दे रहा हूँ जी, जो इस पिछली पार्लियामेंट में भी अदानी का मसला आया था, हिंगरबर्ग के जो हवाले से जो रिपोर्ट आई थी, तो हमने उसको मुस्तरद भी कर दिया और कहा कि बात ख़त्म हो गई। लेकिन अब ये जो इंडictment यानी मुलविस होने की जो बात हुई जी, न्यूयॉर्क की जो अदालत है उसमें, उसके बाद से फिर जिन रियासतों का जिक्र हुआ, रुश्वत इंडिया में कैसे दी गई, लेकिन इसके बजाय हुकूमत की तरफ से तो कोई वाज़ेह बयान नहीं, अलबत्ता सरकारी जो रूलिंग पार्टी है उसको डिफेंस में आ गई जी, और रूलिंग पार्टी के साथ रूलिंग मीडिया भी कहूँगा मैं, ये गोदी मीडिया जो नाम दिया गया, रूलिंग मीडिया पूरी ताकत के साथ जुड़ा हुआ है। इस पर बहस के लिए हुकूमत तैयार नहीं है। तीसरी बात संभल का वाक़या है जी, संभल के वाक़े में किस तरीके से, कितनी उजरत के साथ, और वो टाइमलाइन दिया जा रहा है। अब मैं आज देख के आ रहा था, 1:30 जबकि लंच का आवर होता है, वो अहकामात दिए गए 1:25 30 मिनट, 1:30 बजे समझिए, और टीम आती है 3:30 बजे। यानी ऐसा दिखता है कि पूरे महकमे तैयार, वहाँ का जो कलेक्टर, DM जिसको कहते हैं वो लोग, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SP, जी, जी, ASI, ये सारे के सारे लोग, और बड़ी खामोशी से उस दिन हो जाता है। यानी गुज़श्ता मंगल की बात है, 20 तारीख का जो हुआ, फिर इतवार के दिन फिर आए लोग, 24 को आए। तो जब ये आए, नारे लगाते हुए आए, और वो भी महलों से गश्त करते हुए आए, उन महलों से जहां मुसलमानों की गालिब आबादी रहती है। तो ये पहले से पूरा मंसूबा था, और पूरे मंसूबे के तहत अब ये जो मामला है पार्लियामेंट में, ये इस पर बहस नहीं होती। और एक आप चीज़ इशू, आप शायद ओवरसाइट हुआ है, हालिया इलेक्शन में क्या कुछ हुआ। कुछ MP ने बताया कि उसकी पार्टी का जो कैंडिडेट है, उन्हें अपने हलके में जिस बूथ पे वो गया, उस बूथ पे उसको 0 मिला। उन्होंने बोला ठीक है, मेरे अपने पड़ोस रिश्तेदारों के वोट नहीं मांगता हूं, मेरा अपना वोट कहाँ गया। एग्जैक्टली। मैं देख कर आ रहा था कि उसने बताया, इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी भी लिखी गई कि भाई ठीक है, मैं तो वोट डालूंगा, मैं अपना वोट अपने को तो डाल सकता हूँ ना, मुझे यकीन है मैंने अपना वोट अपने को ही डाला है, वो भी नहीं मिला। मेरा भाई, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा पूरा जो कास्ट है मेरी, जो मेरे को बहुत चाहती है, और गांव वाले जो चाहते हैं, उनके वोट की मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, 600 या 700 वोट, उनका जिक्र नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं अपने वोट का जिक्र कर रहा हूँ। मैं अपना वोट भी मुझे नहीं डाला, मैं उसको डाल दिया। मैं इतना कैसा दयालु हो गया मैं। वो MP की बात सुन रहा था मैं। जी, जी। तो ये इसमें क्या मामला हुआ, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, इस पे बात होनी है। फिर और एक बात, यूपी में 9 हलकों में से 6 इनको पास आए, तो इन हलकों में कैसे मुस्लिम वोटर पर पिस्तौलें तान ली गई थी, उनको निकलने नहीं दिया गया था। जो हिजाब में आए थे उनको कहा, पुलिस उनकी निकाब उठा रही थी, उनकी पोलिंग 30% नहीं हुई, घरों से निकलने नहीं दिया गया उनको, जबकि उस इलाके में उनकी मेजॉरिटी। ये क्या मामला है, ये बात नहीं होगी, क्योंकि अब खुद रूलिंग पार्टी चाहती है कि कोई डिबेट ना हो, हम बचते रहें, क्योंकि है रूलिंग पार्टी है अब चल। तो ये सूरत हाल है। और रही बात, जैसा कि आपने अभी अपडेट दी है JPC के बारे में, JPC किस तरीके से कानून कवायद की खिलाफ वर्जी कर दी जा रही है, जो स्टेक होल्डर नहीं है वक्फ के, उनके साथ जो है सलूक किया जा रहा है कि भाई उनको बुलाया जा रहा है, उनके पिटिशन ली जा रहे हैं, और इंडिविजुअल केसेस पे बात की जा रही है। जैसा कि हालिया दिनों में, हालांकि बेंगलुरु में इनका पूरा सेशन हुआ था,
उसके बाद किसी ने कंप्लेन की कि वो जो है कुछ किसानों को रोका जा रहा, वक्फ की लैंड कह का ये कह के वो किसानों का, जबकि हुकूमत ने वो नोटिस वापस ले ली, जी जाकर वहाँ जाके जो है इन्वॉल्व किया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे मामले में हुकूमत जिस तरीके से अमल कर, पार्लियामेंट में इसका जो रवैया है, वो चाहती है कि कोई इशू सामने ना आए, रोज़ गड़बड़ होती रहे। और आप देखिए तीसरा दिन था गड़बड़ का, जी जी दूसरे दिन तो सदर जमहूरिया साहब आई, तो तीसरे दिन भी ये गड़बड़। तो अब ये इसको चलने नहीं देना चाहती है हुकूमत, खुद नहीं चाहती कि ये सेशन चले, बस ऐसी हो। और बिल्स हमारे पास हो जाते हैं जी और एक जो कानून है, पार्लियामेंट्री कानून है कि फाइनेंस बिल तो यूं ही पास हो जाते हैं। ठीक। तो ये पार्लियामेंट का हिसाब है। मन्नान साहब, पार्लियामेंट की रुदात के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँ तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये सेशन भी ऐसे ही, जिस तरह से माई साहब ने कहा कि जो तामीर, तरक्की, लोगों के मसाइल, जो जेन्यून जो इश्यूज़ हैं, उस पर कोई बात तो हमको नज़र नहीं आ रही, बल्कि हर बार हर सेशन से पहले कुछ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिस पर हंगामा आ रहा है और उसके बाद सारी चीज़ें आई और गई हो जा रही है, और फिर जो मंजूर करवाना है वो मंजूर करवा रहे हैं। हाँ, अलबत्ता एक जेपीसी का जो है थोड़ा सा यानी तोसी दी गई है। बहरहाल क्या किस तरह से आप देख रहे हैं जो रुदात इस वक्त पार्लियामेंट में चल रही है? नहीं, पार्लियामेंट में जो डिबेट होनी चाहिए इश्यूज पे, वो डिबेट नहीं हो रही है। जो पॉलिटिकल डिबेट्स, जो पॉलिटिकल इश्यूज पे जो इररेलेवेंट है जो पब्लिक के लिए, उसी पे बहस हो रही है। आप बताइए कि पहली जो लोकसभा बनी थी 52 से 57 में, उसमें 677 सिटिंग्स हुए थे, यानी 3700 के ऊपर, 780 के ऊपर घंटे जो है, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ डिबेट्स हुई थी, सिटिंग्स हुई थी इसमें, जो आज तक उसका रिकॉर्ड है। और फिर जो राज्यसभा की फर्स्ट सेशन हुई थी 52 में, 52 से, उसमें पहला जो सेशन था, उस जो डिबेट्स हुई उसमें उस बार 425 के आसपास डिबेट हुई। पहली डिबेट थी सेंसरशिप करस्पॉन्डेंस पॉलिटिकल पार्टीज की। वो जमाने में जो मसला था सेंसरशिप का, करस्पॉन्डेंस और पॉलिटिकल पार्टीज का बड़ा मसला था। और आप उसके बनिस्बत अभी इस लोकसभा को छोड़ दीजिए, 70 लोकसभा को देखिए आप, सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ सिटिंग्स हुई है 1952 से। 1952 से सबसे कम डिबेट हुई है, यानी 265 सिटिंग्स हुई है विंटर सेशन के, यानी पार्लियामेंट के इलेक्शन के जो डेट अनाउंसमेंट की पहले की बात कर रहा हूं मैं जी। आपको। तो अगर आप देखें फिर 216 में 16th लोकसभा के उसमें मोदी साहब जब आए थे, तो उसमें भी 331 सिटिंग्स हुई है। आप डिबेट नहीं करना चाहते तो पार्लियामेंट को, राज्यसभा को, लोकसभा को क्यों बनाया? आप गौतम अडानी के बारे में बात करने नहीं देते। बिल्कुल ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड है स्पीकर का, और दूसरे किसी का भी अगर आप देखें उनका एटीट्यूड सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को किसी ना किसी से बनाना है। और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो अनानियत जो पैदा हो रही है, इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अपोजिशन पार्टीज का है, जो मोदी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे? बिल्कुल उनको पब्लिक की कोई इश्यू बात नहीं कर रहे हैं। अभी मैं एक डेटा पढ़ रहा था, उसमें लिखा गया था एवरेज नंबर ऑफ सिटिंग लोकसभा की हर साल जो है सिर्फ 54 डेज है जी। अब 54 डेज में आप क्या बात करेंगे? इतने बड़े मुल्क में आप 542 एमपीज को रखे हुए हैं आप उस लोकसभा के, आप उसमें क्या डिबेट करेंगे? आप इश्यूज को उठाना नहीं चाहते। आप वक्फ बोर्ड को, अडानी का, यानी इस किस्म के मसले को, अब आप जेपीसी लगाए, आप जेपीसी पोस्टपोन कर दिए। अब आप कितनी जेपीसी हुई बताइए? 10 जेपीसी हुई है जब से शुरू हुआ। जब से पहली जेपीसी हुई थी बोफर्स के जमाने में जी। फिर 2010 में टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं मैं आपको, 2010 में उन्होंने कहा कि 5 जेपीसी बनी है और इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। अब मोदी साहब आने के बाद इन्होंने 4 जेपीसी बनाई, जिसमें एनआरसी जेपीसी था, डेटा प्रोटेक्शन का लास्ट वाला डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर। उसका क्या नतीजे निकले, उससे क्या तब्दीलियां रुनुमा हुई है, उससे क्या पब्लिक को बेनिफिट हुए, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। आप डिबेट्स पे डिबेट्स कर रहे हैं जेपीसी से। तो जेपीसी की जो ईजाद है वो ब्रिटिश के जमाने की ईजाद है।
उतना ज्यादा ब्रिटिश के जमाने में यूज नहीं हुआ जितना हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर आप अब मान लीजिए कि 75 साल के आजादी की बात कर रहा हूँ मैं आपको, बोफोर्स का 1984 से लगा लीजिए आप, आज तक आप सिर्फ और सिर्फ बहस मुबाहिसा कर रहे हैं, इसका कोई खातिर खा कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैं खुद टाइम्स ऑफ इंडिया की 2010 के हवाले रिपोर्ट की हवाला दे रहा हूँ, जिसमें लिखा कि वो जमाने तक 5 जेपीसी रिपोर्ट आ गई थी जब, जिसमें हर्षद मेहता की भी रिपोर्ट थी। क्या नतीजा ये हुआ? क्या हर्षद मेहता के जेपीसी बिठाने के बाद स्कैंडल्स कम हुए हैं? सिक्योरिटी आज आपको सेबी का क्या हो रहा है आप देखिए, मदानी का इन्वॉल्वमेंट है, उसके बारे में आप बात करना नहीं चाहते। तो बिल्कुल, ये बहुत सारे, क्यों है? जी हाँ बिल्कुल। अब जिस तरह से हमारी नज़रों के सामने एक तो मुतालबा किया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से, जब भी कोई मामला होता है तो जेपीसी जो है बिठाई जाए, इस मामले में जेपीसी बिठाई जाए। अब वक्त तरमीमी बिल के हवाले से भी जेपीसी काम कर रही है, लेकिन कितना यानी वाकई इंसाफ हो रहा है उसके साथ, और उसके जो मुताल्लिक़ा जो यानी लोग हैं उनसे कितनी राय ली जा रही है, और गैर मुताल्लिक़ा जो है जिनको कितना जो है उसमें जो है शामिल किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर नतीजा क्या निकलेगा, ये बात देखने वाली है। वही जिस तरह से मन्नान साहब ने कहा कि माजी में बहुत सारे ऐसे यानी तश्कील दिए गए कमेटियां, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ, जायज़ा लेने के बाद हुआ क्या। अब तो बिलखुसूस अगर आज की हम बात करें तो बिल्कुल मामला मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं उस तरफ जो एक सिलसिला चल पड़ा है। बहरहाल ये एक तशवीशनाक मामला है जिसको लेकर यानी हम ये कहेंगे कि बिल्कुल एक किस्म की बेचैनी पाई जा रही है। माजिद साहब, अजमेर शरीफ के हवाले से जो अदालत ने यानी दरख्वास्त को कबूल कर लिया है समाअत के हवाले से कि मंदिर का मामला यहाँ पर भी, ये किस तरह के दावे हैं और इसका असर क्या होगा, और क्या समझ रहे हैं, क्या समझा जा रहा है कि जहाँ जैसे इससे मतलब एक ये भी नहीं हो रहा है, एक तो तशवीश की बात है, एक तो मतलब क्या मैसेज जा रहा है दुनिया को। खैर, दुनिया को क्या मैसेज जाएगा क्या जा रहा है उससे हटकर इस मुल्क का क्या होगा, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, अभी तक बाबरी मस्जिद से लेके अभी तक जितने भी वाक़यात, चाहे वो किसी के नाम से, किसी उन्वान के नाम से हो, अब देखिए गिर सोमनाथ में 120 एकड़ पर वहाँ 3-4 बड़ी मसाजिद, 3-4 दरगाहें, स्कूल, ये सब को ढा दिया मिनटों में। मतलब सुबह कार्रवाई करी, 6 घंटों के अंदर पूरा सफाया कर दिया, लेकिन इसकी कोई नोटिस नहीं होती। ये बगैर किसी कोर्ट के चला गया जी, आके नहीं ये अवैध है, ये गुजरात का है, सोमनाथ जो है ना उसके पीछे का इलाका, गिरी सोमनाथ जिला है, एक मथा। इससे ये होगा, ये समझ रहे हैं कि मुसलमान यूं ही खामोश रह जाएगा। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद से लेके अब तक, बाबरी मस्जिद के में जो कुछ जजमेंट आया, पहले तो ये कहा गया यहाँ मंदिर था, उसी के नाम पे इसको तोड़ा गया। और मैं रंजन गोगोई का वो जजमेंट जो राम मंदिर के जो ज़मीन बाबरी मस्जिद की थी, वो ज़मीन जो राम मंदिर ट्रस्ट को दी गई थी, उसके 2-3 पहलू में रख के अपनी बात कहूँगा आज के जो हालात के बारे में। और इसमें जो दस्तखत कुनिंदान में हालिया तौर पर जो रिटायर हुए हालिया दिनों में DY चंद्रचूड़, तो वो भी तो इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। तो इसमें 2-3 बातें कहूँगा मैं। उसमें उनकी जो फाइंडिंग हुई है, आप देखिए ये जजमेंट साइट पर अवेलेबल है, मैं नाजरीन से भी कहूँगा आप ये चीज़ों को पढ़िए। ये चीज़ें आपको, ये जो सरकारी मीडिया कह रहा हूँ मैं, सो कॉल्ड सरकारी मीडिया जो है वो आपको नहीं बताएगा, और सरकारी जो लिखने वाले कॉलमिस्ट है वो नहीं बताएंगे, लेकिन साइट पर अवेलेबल है, आप पढ़िए, उसको पढ़ के देखिए। उसमें 2-3 बातों का मैं खुलासा ज़रूरी समझता हूँ। उसमें प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया गया जी, और फाइंडिंग ये दी गई। पहले फाइंडिंग की तरफ मैं आता हूँ। फाइंडिंग में ये है कि अदालत को ये बात का जो है सबूत कहीं नहीं मिला कि यहाँ कोई मंदिर था, लेकिन हम लोगों के फेथ की बुनियाद पर, जिसको आस्था कहा गया, उसकी बुनियाद पर हम ये चाहते हैं कि वो ज़मीन इनके हवाले की जाए, और उसके बदले में जो है उत्तर प्रदेश सरकार को ये हम डायरेक्शन देते हैं, ये लिखा हुआ है लफ्ज़, कि उनके लिए मौजू मुकाम पर मौजू जगह दी जाए। मौजू मुकाम बोलते हैं उनको 5-6 किलोमीटर बाहर भगा दिए, गांव के बाहर भगा दिए, खैर वो सवाल अलग है। लेकिन जब ये अवैध यानी गैर कानूनी था, तो ये जवाब पैदा होता है कि दूसरी जगह क्यों दिया गया।
जब ये दावा किया गया कि यहाँ मंदिर थे, मंदिर के आसार थे, कहकर एक मुहिम चलाई गई, लंबी मुहिम चलाई, कई 2 दहाकों तक चली वो जी। लेकिन उसमें क्लियर है कि ये चीज़ जो है कहीं साबित नहीं हुआ। अदालत ये बात को तस्लीम करती है कि यहाँ कोई साबित नहीं हुआ है, क्लियर वर्डिड है जी। इतना बवाल किया गया, इतना जो है। दूसरा एक्ट 1991 के बारे में करा, इसको कहा कि ये हमारी यानी दस्तूर के अंदर ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसके सेक्शन 3, इसके सेक्शन 4 पर जोर दिया गया। कहा कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो मामला है वो इस्तिस्ना था, वो ख़त्म, उसकी कहीं नज़ीर नहीं होगी। और अब ये बाब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को जो स्टेटस को था प्लेस ऑफ वर्शिप का, वो बरकरार रहेगा। ये तो हो गया जी। यानी एक्ट तो था 91 से, लेकिन बाबरी मस्जिद में के जजमेंट में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। नंबर 1। नंबर 2, ये वबाल कैसा हुआ ज्ञानवापी और शाही मस्जिद मथुरा के बारे में जी। ये चंद्रचूड़ ने कहा कि नहीं, इनविजिबल सर्वे, इसमें देखने में क्या हर्ज है, स्ट्रक्चर तो तब्दील नहीं कर रहे हैं हम, उसका स्टेटस तब्दील नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखने में क्या हर्ज है। उसके जरिए उन्होंने एक पेंडोरास बॉक्स खोल दिया, मुसीबत का दरवाजा खोल दिया, और उसको बनाकर अब धड़ल्ले के साथ, संभल में क्या हुआ आप तो वाकिफ हैं, संभल के वाक़े पे आप डिबेट भी कर चुके हैं, किस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से इश्तियाल दिलाकर कैसे जो है नारे लगवाकर सर्वे किया जाता है, वो भी उन बस्तियों से गुजरते हुए गया जी। तो ये हुआ। उसके बाद अजमेर शरीफ दरगाह 800 साल, 812 813 साल यानी कुर्सी शरीफ यानी हज़रत के पर्दा फरमाने के बाद, हज़रत के विसाल के बाद जी, उस पर, जबकि खुद अब देखिए मैं देख रहा था अभी साइड एक जिसमें राजस्थान के लोग रजवाड़े हैं और पंजाब के जो हुक्मरान थे, हिंदू हुक्मरान थे, वो किस हद तक अकीदत देते थे और उन्होंने क्या क्या इंतजाम किए। ठीक है, जो खिलजी दौर था यानी दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत में कई लोग आए, उनके दौर में कैसे हुआ, अल्तमश के दौर के बाद, खिलजी के दौर के बाद, लोधी के दौर, इब्राहिम लोधी तो मुग़ल से पहले वाले जो थे जी जी, क्या क्या उसमें एडिशंस हुए, फिर मुग़ल के दौर में क्या उसमें चीज़ें हुई, कैसे अकीदत, बल्कि राजे मजवाड़े तो वहाँ पूरे तरीके से उनके गेस्ट हाउस रहते थे, जैसा रुबात देते हैं जी हाँ। वो। फिर अंग्रेज़ी दौर में भी हालांकि अंग्रेज़ों के खिलाफ मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, लेकिन वो दरगाह का तक़ाज़ुस विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया की तरफ से हाउस बनाया गया, निशान है। फिर हाउस में भी फुवारा है, आप उसमें देखेंगे आप कल के दिन जो है जब सर्वे होगा तो बोलेंगे नहीं ये निकला बोल के, वो तो खैर बोलेंगे आप। उसके बाद पंडित नेहरू से लेके नरेंद्र मोदी तक चादरें चढ़ाई जाती हैं जी हाँ। बल्कि शख्सी तौर पर पाकिस्तान बांग्लादेश के जो कई वज़ीर आज़म भी है, मुशर्रफ आया था, जिन्हें हसीना वाजिद इन्हें आई थी, कई इससे पहले भी आए थे लोग जी। तो ये एक बड़ा, अब यहाँ एक वबाल, और आप देखिए ये छोटे सिविल जजों की जो उनको जो ताकत आ गई है, और आप देखिए उसमें और एक चीज़, मैं अभी कुछ देर पहले दिल्ली के एक सहाफ़ी से रब्ता हुआ था तो मतलब तो उन्होंने बोले कि अब ये नए मशरूम बाबाओं का दौर शुरू हो गया जी, ये रैलियां निकाल के फना करके और जल्दी होने का। अब जो पिटिशनर था, पिटिशनर को अब वाईफाई सिक्योरिटी दे दी गई, उसने एक शिकायत की कि मेरे को धमकियां आ रहे हैं तो फौरी उसको अब उन्हें अपना उसका वजन बढ़ गया, उसकी कलेक्शन शुरू हो गई। उन्हें बताया कि ये कलेक्शन मामला है पूरा ये जी। तो अब कई बाबाएं पैदा हो गए, ये जमीन ये इस पे जो है दावा, उस पे दावा। अभी बता रहे थे कि 13 मुकामात की उत्तर प्रदेश में निशानदेही की गई, वहाँ भी हम लोग पिटिशन डालने वाले हैं। तो ये सिचुएशन है। और अजमेर शरीफ का जो तक मामला है, अजमेर शरीफ किसी ख़ास तबका मज़हब तक महदूद नहीं है जी। यकीनन मुसलमान सूफ़ी थे वो जी। लेकिन उनके आप जी भी जाके देखिए, आज इतना वबार पैदा हो गया है जी। उसके बावजूद भी आज की वीडियो देख के हमें जी। आज जुमेरात काफ़ी लोग रहते, बता रहे थे जी हाँ। जुमेरात की शाम बहुत लोग आते हैं। उसमें एक यूट्यूबर ने बताया कि इसमें देखिए आप सैकड़ों की तादाद में गैर मुस्लिम सैकड़ों की तादाद में हर तबके के हिंदू बहुत ज़्यादा है, जी हाँ, सिख है, जी हाँ, ईसाई है, मुसलमान तो हैं है, जी हाँ, और इसमें कोई ज़ात पात नहीं है। और कैसे वहाँ अक़ीदत के फूल चढ़ाए जाते हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ,
जी। वक्फ बिल के बारे में, वक्फ बिल जब आया किरण रिजिजू के साथ या वज़ीर नरेंद्र मोदी के साथ, ये दरगाह के सो कॉल्ड खादिम, उन्हें अरे नहीं वक्फ बिल तो बहुत अच्छा है, फला है, उन्होंने उनको शाल पहनाई, उनका वो जो ज़ाफ़रानी किस्म का एक चोला होता है, ख्वाजा का चोला बोलते हैं उसको, वो पहनाई, नहीं नहीं वक्फ बिल तो बहुत अच्छा है, आप तारीफ कीजिए आप। और एक जो है लखनऊ, मतलब उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से तो नहीं है, जो उन्होंने कहा कि भाई एक मुसलमानों का एक अलग ख़ास तबका है जो है बीजेपी को बड़ी सपोर्ट करता है, तो उन्होंने कहा कि एक इमाम बाड़े के ऊपर भी लोगों ने वो किया, दावा कर दिया है। तो खैर वो कब होगा क्या नहीं होगा बताइए, ये सारी चीज़ें तैयार हो रही, इन्हें ये समझते हैं कि यह तबका इनके साथ होगा। उन्होंने ये भी मेरे को इशारा दिया कि आज जो मुसलमानों के कुछ तबके हैं जो गुजरात में या बॉम्बे में जिनके मुकामात हैं, जो मोदी साहब बड़े करीब भी हो जाते हैं उनके, जी हाँ, वो भी कल के दिन उन पर होने वाला है। ये लोग बिल्कुल वो नहीं देख रहे, सवाल ही नहीं है। ये लोग एक तकसीम की तकसीम, पसमानदा बोल के एक तकसीम बना के जो है एक कल्ट है ना, कि पसमानदा नहीं, पसमानदा मुसलमान बोल के एक नया निकाले हो। बिल्कुल। तो ये इस हद तक आगे जाएंगे कि इसका अंदाजा उन लोगों को भी होगा जो समझते हैं खुद को महफूज है, महफूज उनकी खुशामद करते हुए, और उनके जो है मतलब आप समझ गए मैं किस तबके की तरफ इशारा कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल। मैं मन्नान साहब से जानना चाहूँगा, मन्नान साहब, अजमेर शरीफ के हवाले से जिस तरह से दावा करते हुए अदालत से रुजू किया जाता है और अदालत की जानिब से उस दरख्वास्त को कबूल करते हुए उसको इंटरटेन किया जा रहा है, उसको मतलब समाअत उस पर आगे होगी, तो इस पर जिस तरह के यानी रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह का मामला है और क्या सोच कर किया जा रहा है, और करने वाले भी, यानी एक वो मुकदमा भी मुझे याद आ रहा है जो एक्ट्रेस जूही चावला है उनकी जानिब से मुकदमा किया गया था कि 5G लोगों की सेहत के लिए मुनासिब नहीं है, इसके जो रेस निकलते हैं बहुत सारे मामलात के तहत जो है यानी अफेक्टेड हैं, वो सेहत को मुतासिर करते हैं, वो जहन को, दिमाग को जो है मुतासिर करते हैं, तो उसको अदालत ने बड़ा जो है जुर्माना आयद करते हुए उसको मुस्तरद कर दिया था कि आप शोहरत के लिए इस तरह से कर रही हो। यानी वो एक्टर जो पहले ही से शोहरत याफ्ता थी, उससे ये अदालत ने कहा था कि आप ये बिलावजह जो है वक्त ख़राब कर रही हो, तो उन पर जुर्माना भी किया गया था, भारी जुर्माना किया गया था। और ये जो हैं निकल रहे हैं और तारीख़ी मुक़द्दस मकामात के हवाले से ये दावे कर रहे हैं कि यहाँ मंदिर थी, यहाँ ये था, यहाँ वो था। क्या हो रहा है, मतलब वो भी अदालतों के साथ किया जा रहा है मामला है और अदालतें भी उसको जो है कबूल कर रही हैं। जी मन्नान साहब। नहीं बाकर भाई, अगर आप देखिए कि जुडिशरी में जो लोग हैं, लोअर जुडिशरी में जो कोर्ट है, जजेस है, लोअर क्या सब में है, सब में हो रहा है, लोअर क्या बोल रहे हैं आप? जी हाँ, जी हाँ। वो किस तरीके के लोग बैठे हुए हैं, ये सब 1990। अच्छा, यहाँ पर बड़ा आपको संभल कर भी बात करना पड़ेगा मन्नान साहब, ये भी चीज़ है कि ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन उसके बाद भी आपको पूरा सम्मान के साथ, कहीं ऐसा ना हो अगर पकड़ की बात होगी तो जहाँ छोड़ना है मुकम्मल छोड़ दिया गया है, चाहे तौहीन कर लें, बाबरी मस्जिद को जाके शहीद कर दें, कोई मसला नहीं है, उनका मामला जो है बंद हो जाएगा। अच्छा, लेकिन वहीं अगर आपको ये बात ऐसी कर देंगे तो वो पकड़ होगी, बाबरी मस्जिद का आपने जिक्र किया, तौहीन अदालत का मामला हो जाएगा। वो जजमेंट में क्रिमिनल एक्ट कहा गया, गिराने को क्रिमिनल एक्ट कहा गया। जी हाँ, बिल्कुल कहा गया। खैर मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ अभी। एक किताब, लेकिन आपसे या माजिद साहब से थोड़ी सी भी लफ्जिश होगी तो फिर उस पर जो है पकड़बंदी हो सकती है। हम तो तैयार हैं जी, हम तो इंतजार में हैं। जी जी मन्नान साहब। बाकर भाई, आपको एक हिंदू नेशनलिस्ट हिंदुत्व सपोर्टर थे सीताराम गोयल बोल के, उन्होंने एक किताब लिखी थी व्हाट हैपेंड टू हिंदू टेम्पल्स, जिसमें उन्होंने क्लेम किया था कि 2000 मसाजिद हैं जो हिंदू टेम्पल्स के फाउंडेशन पे बनी है। जी, ये आपको ये बता रहा हूँ मैं आपको, ये कब बोला था उन्होंने? 1920s में, जब हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पहली मर्तबा आई थी। आप फिर उसके बाद आप आइए अजमेर की तरफ। अजमेर की तरफ कंस्ट्रक्शन अजमेर की कब शुरू हुई? यानी 1211 में शुरू हुई, 1236, जब सुल्तान अल्तमिश की हुकूमत थी, जी जी, वो टाइम में शुरू हुई। फिर इसको सेवरल एडिशंस हुए हैं दरगाह में, किसके पीरियड में? हुमायूं के पीरियड में, शाहजहां के पीरियड में। जी जी। और ये किताब लिखने वाले जो है, जो पिटीशन डाल रहे हैं, विष्णु गुप्ता, सबको पता है किस किस्म का माहौल चल रहा है। अच्छा, फिर और एक दूसरी चीज आपको बताता हूँ कि आप मोदी साहब 2014 से बराबर मुतसिल जो है
अजमेर शरीफ के उसमें फूल भी जाते हैं। लास्ट जो मुझे याद है मुख्तार अब्बास जो है लेके जाकर चढ़ाए थे। अच्छा, फिर दूसरी चीज, आज एज ऑफ डे बात कर रहा हूं मैं, आप राजस्थान टूरिज्म में अजमेर शरीफ की दरगाह के ऊपर उनको ऊपर एक पेज है पूरा कंप्लीट, उसका मैं हवाला देते हुए पढ़ रहा हूँ आपको। अजमेर शरीफ दरगाह इज कंसिडर्ड टू बी अमंग द होलिएस्ट मुस्लिम श्राइन्स इन इंडिया। जी। फिर उन्होंने पूरा उसका हवाला देके लिखा है कि ही रीच्ड अजमेर एंड मेड हिज होम फ्रॉम 11/11/92 टिल हिज डेथ इन 1236। हो गया। फिर उन्होंने कहा कि द श्राइन वाज बिल्ट बाय मुगल किंग हुमायूं इन ऑनर ऑफ दिस सेंट। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जितने भी जितने भी अकबर के जमाने में पूरी इसकी जो मस्जिद है अंदर, उसकी पूरी मार्बल, उसकी ग्लोबल प्लेटिंग वगैरह सब उन्होंने करवाई है। तो ये खुद गवर्नमेंट के वेबसाइट पे है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि आपने इस किस्म के जजेस को रखकर क्या आप अपना एजेंडा उनके थ्रू आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं, क्या आप बताइए कि किस किस्म का अब जज से कौन पूछेगा मन्नान साहब? जजेस से कौन, किसकी क्या मजाल है कि जजेस से कोई सवाल करें या फिर जज से? बिल्कुल कठपुतली बन गए हैं, कंप्लीटली कठपुतली बन गए हैं। आज आप निकाल रहे हैं। और ये जो फर्स्ट पिटीशन जो किताब का हवाला दिया मैंने वो, अच्छा, ये जो मसला आया कि यहाँ पे मंदिर के ऊपर ये दरगाह बनी है, ये 18th सेंचुरी में शुरू हुआ, मिड 18th सेंचुरी में अंग्रेजों की किताब की बुनियाद पर। और जो अंग्रेजों की किताब की बुनियाद थी वो उसी बुनियाद, यही जो किताब का मैंने हवाला दिया है आपको कि व्हाट हैपेंड टू हिंदू टेम्पल, उसकी हवाले पे। तो कंप्लीटली आपको ये इशू बिल्कुल कोर्ट से खारिज होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इनका एजेंडा उनको आगे बढ़ाना है, एंटी मुस्लिम जो एजेंडा है वो आगे बढ़ाना है। और वो इस पे बिल्कुल क्या बोलना चाहिए आपको, ये अब जुडिशरी के बारे में लोग ये नहीं पूछ रहे। सबसे लोएस्ट रेशियो ऑफ जजेस टू पॉपुलेशन जो है, यानी 21 जजेस है हमारे पास 10 लाख की आबादी के लिए। 10 केसेस लाखों के पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन लोग उस पर बात करना नहीं चाहते। लोग ये इश्यू पे बात कर रहे हैं, इनको इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ यही। अब आप देखिए 1990 से 300 के आसपास मसाजिद को ढाया गया फॉर वन रीजन और द अदर। जी, कोई वजह बताकर उसको आप ये कर दिया। आप उसको आप डेटा के बारे में बात ही नहीं करते। कंप्लीट आपको बता रहा हूँ 1954 से 55 के आपको 4 केसेस जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए। जुडिशरी को इसकी फिक्र नहीं है। जुडिशरी को मंदिर की जगह मस्जिद बन गई, मंदिर की थी वहां पे टोम बन गया, ये आर्गुमेंट चल रहा है। कहाँ आर्गुमेंट आप प्रूव करेंगे? आप फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको ये कानून बन गया कि आप मसाजिद के बारे में बात नहीं करेंगे, आप कर रहे हैं मुसलसिल, संभल में कर रहे हैं आप, और कहीं और मुकामात पे करेंगे। और ये एंड नहीं है इसका। अगर हम ये समझ रहे हैं कि ये मसला यहाँ पे खत्म हो जाएगा, हम एहतजाज करेंगे, इनकी ये साइकोलॉजी मालूम हो रही है कि कंप्लीटली जो है उनको मुस्लिम एंटी मुस्लिम एजेंडा लेके चल रहे हैं। इकोनॉमी डेवलप करने के बारे में, नेशन की ग्रोथ के बारे में, उसके बारे में कोई बात नहीं करे। हाँ, सिर्फ मोदी साहब ये बात करते हैं कि हमने नेशनल हाईवे बना दिए और फला कर दिए, लेकिन उस हाईवे में भी बड़े बड़े दरारें पड़ी हुई हैं। आपको वीडियो दिख रहा है सोशल मीडिया पे, आपको 50 चीजें दिख रही है। बिल्कुल मन्नान साहब, ये सूरत हाल है। बिल्कुल आप जिस तरह से बता रहे हैं, जो तारीखी हवाला जात हैं वो सारी चीज़ें हैं। यानी ये वो मामला जिसके हवाले से शायद कोई माजी में हमारे जो आज़ादी दिलाने वाले जो मुजाहिदीन आज़ादी है, उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था होगा कि इस अंदाज में, यानी मुल्क में एक अफरा तफरी पैदा करने के लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के दरमियान दरार पैदा करने के लिए इस तरह के तफरीक़े जो है डाले जाएंगे। और इतने हसास नौइयत के मामलात के वो मुक़द्दस मकामात जहाँ जिससे करोड़हा लोगों के जो है यानी उनकी वाबस्तगी है, जज्बाती, उनकी मजहबी, उनकी रूहानी ताल्लुक़ है। तो अब ये माहौल इस तरह का जो बनाया जा रहा है, इसके पीछे वाकई हमको ऐसा ही लगता है कि ये देश दुश्मन ताकतें दरअसल वही यही हैं जो काम कर रही हैं, जिस हवाले से कहा जा रहा है कि ये दरार पैदा करेंगे एक दूसरे के दरमियान। तो फिर यानी दरहकीकत
मालूम तो यही होता है कि यही टुकड़े टुकड़े गैंग है, और इनके पीछे कौन है ये देखना होगा, कौन से लोग हैं जो, जिस तरह से खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि बाहर से ऑपरेट करने वाले, तो इनको कौन ऑपरेट कर रहा है ये देखना होगा। ये किसी सूरत हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं हो सकता माजिद साहब। लेकिन एक बात ये है कि हमारे पास जो कुछ चल रहा है ये सारी चीज़ें नज़रअंदाज है, बल्कि ये कोर इश्यूज बन चुके हैं। अब हमारा शेयर बाज़ार अगर हम बात करें तो इतना उस पर असर हो रहा है, सुबह शाम अगर हम देखें उसको, उसके आगाज़ में भी, उसके बंद होने में भी, कि कितना असर हो रहा है, उसकी वजूहात क्या हो रही है, महंगाई कितनी बढ़ रही है, कितने लोगों का दिवालिया निकल रहा है, गरीबों का जीना जो है मुहाल हो रहा है। बांग्लादेश की बात करेंगे भाई साहब, बांग्लादेश में हिंदू प्रेशर या फिर हिंदुओं पर जो है जुल्म हो रहा है, वहाँ की अक़लियतों पर जो है दबाव बनाया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनका कत्लेआम चल रहा है भाई साहब, जिसकी वजह से हमारे पास जो है एहतजाज हो रहा है। जम्मू में भी एहतजाज हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है एहतजाज, मुल्क के दीगर हिस्सों में भी एहतजाज हो रहा है। हाई कमिश्नर के दफ्तर पर कोलकाता में पहुंच गए पूरे, सारे अंदर भी जाने दिया गया। तो पूछना चाहूँगा मैं, दिल्ली में भी हाई कमिश्नर भी हुआ है। बिल्कुल, तो यकीनन देखिए किसी भी मुल्क में हो कि वहाँ के तमाम शहरियों के बिला लिहाज उनके मौक़िफ़ अक्सरियत में हो, अक़लियत में हो या ना हो, उनके साथ बिल्कुल उनकी जान माल और उनकी इज़्ज़त आबरू का तहफ़्फ़ुज़ एक सिविलाइज हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। और बांग्लादेश में अगर ऐसा हो रहा है तो यकीनन ये उस मुल्क के लिए भी ठीक नहीं है, ये तो हम मानते हैं। लेकिन मैं 2-3 बातें जो हक़ाइक़ हैं हिंदुओं पर जुल्म के बारे में, एक तो ये हमारा वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से एक बयान आया वाक़े पर। तो पहले ये असल वाक़या क्या है, एक वाक़या हमारी यानी अखबारात में, टीवी चैनल में शुरू हो गया और उस पर डिबेट भी शुरू हो गई, जम के डिबेट शुरू हो गई। इस पर हमारा वज़ारत ख़ारिजा भी रिएक्शन दे दिया। तो मैं देख रहा था कि बांग्लादेश के वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से ये बात आई कि हिंदुस्तान से बहुत ही अदब के साथ कहा गया कि देखिए आप हक़ाइक़ को जान लीजिए और वैसे भी हमारे अंदरूनी मामलात में आप दखल अंदाज़ी मत कीजिए। हमको जो हमारा जो दस्तूरी हमारा जो फरीज़ा है हम पूरी तरीके से अदा कर रहे हैं, इसमें कोई राग नहीं है। यहाँ हिंदुओं पर जुल्म वगैरह की बहुत सी कहानियाँ आई। मैं हमारे नाजरीन से भी कहूँगा और आपसे भी, वन्नान साहब से भी कहूँगा, दी स्टार नाम का एक अखबार है, ढाका पब्लिकेशन है, ढाका डेडलाइन है जी, अखबार देखिए वो, उसमें बड़ा अजीब लिखा उसने कि भाई हिंदुस्तानी मीडिया क्या कहानी बना रहा है कि हम यहाँ की माइनॉरिटीज़ पर, ये शटगांव एक पोर्ट सिटी है जी, और बहुत यहाँ से काफ़ी बड़ी तिजारत भी होती है। तो यहाँ इस्कैन बोल के इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये कई जगह है, सारी दुनिया में फैले हुए हैं हरे कृष्णा के नाम से, ये काफ़ी इसमें वेस्टर्न लोग भी ज़्यादा हैं जी जी। इसके एक पुजारी हैं, इनका नाम है चिमनु कृष्णा प्रभु दास जी। तो अखबार लिखता है, तो असल जो वाक़या हुआ, कत्ल का जो मतलब जो मर्डर मतलब क्या, उसका नाम, वो तो मुसलमान है, सैफुल इस्लाम आरिफ, आरिफ या आरिफ कुछ है वो। तो ये है जो वकील जो है जी, जिसका कत्ल किया गया है। और ये जो जमानत जिसकी जो है, इनको क्यों पकड़ा गया वो तफसील लिखा है। असल मामला तो उल्टा ही है। आप लोग जो है हिंदुओं पे मजालिम कर रहे हैं, यहाँ हिंदू ग्रुप ने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ चल क्या रहा है। नहीं, ये चल उन्हें वो बताया, बड़ा ताज्जुब होता है। दी स्टार पढ़िए आप, उसमें लिखा कि बड़ा ताज्जुब होता है कि इंडियन भारतीय मीडिया जो है, भारतीय मीडिया कहते हैं, इंडियन मीडिया जैसा भी हो, उन्होंने कहा लफ्ज़ इंडियन मीडिया, उसमें कहा कि भाई तुम लोग अपनी चीज़ों को इन्हें सही ठहराने, जो कुछ जुल्म तुम कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ पर, उसको सही ठहराने हम पे उल्टा इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी। यहाँ तो उल्टा होए, यहाँ जो है वो जो कृष्णा प्रभु दास, ये इस्कॉन के जो है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो ये जो इदारे के जो है पुजारी हैं, इन पर जासूसी वगैरह के कुछ इल्ज़ाम, संगीन इल्ज़ाम थे। तो इनको जो है ये ज़मानत के लिए अप्लाई करे थे। अदालत कह रही है कि भाई आपकी तहकीक होनी चाहिए, आपकी ज़मानत नहीं दी जाती, बल्कि इनको कस्टडी में, यानी अदालत कहा कि नहीं आपकी ज़मानत नहीं है, ज़मानत नहीं दी जा सकती। तो इनकी गिरफ्तारी पर एहतजाज किया गया जी हाँ। और इनके जो वकील थे सैफुल इस्लाम आरिफ, आरिफ या आरिफ जो भी हो, खैर सैफुल इस्लाम कहूँगा मैं, तो ये तशद्दुद में, किन के तशद्दुद में, इनके जो हामियों के तशद्दुद में हलाक हुए, कोई पुलिस फायरिंग से या पुलिस की ज़्यादती से नहीं हुए। फिर उसने 6 लोगों की निशानदेही की है
जिन्होंने इकबाल भी किया है, उनके नाम दिए गए। तो आप नाम देख लीजिए क्या नाम है। तो उसने ताज्जुब का इजहार किया कि मामला ये उल्टा है। जी हाँ, बिल्कुल उल्टा मामला है। इधर यहाँ कैसी आपके पास कैसा वो कर रहे हैं, आपके पास डिबेट हो रही, सोशल मीडिया पे हो रही, बल्कि हर पार्टी, अब कांग्रेस का भी बयान आया कि इसके बारे में सोचिए, फलां कीजिए, और एक ने कहा कि भाई बांग्लादेश पे चढ़ाई कर दीजिए, एक ने कहा कि कुछ स्वामी की अब एक मशरूम फौज निकल गई, जैसा कि मेरे साथी दिल्ली से बता रहे थे जी। कि अरे भाई ये तो मूवमेंट जो है ना कई ऐसे बाबाओं को पैदा कर दिया। अब देखो हर एक के जम्मू साथ से एहतजाज हो रहा था जिसमें चलो बांग्लादेश की कॉल दी जा हाँ, रही है, वही। चलो बांग्लादेश। तो पता नहीं कौन कौन जाएगा, क्या हत्ता करेंगे। के एक पोस्ट ऐसा भी आया जी। कि अब सारे हिंदुस्तान के जो, पता नहीं ऐसी बात, गंदी बात कही कि वो अपनी जो है क्या कहना चाहिए कि यूरिन भी करे तो भय जाता रहते हो। छी 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 छी। यानी इतनी, यानी डिसेंसी तो कुछ चीज, अभी आप पहली पार्लियामेंट का जिक्र कर रहे थे, जी जी। उसके अलखाब आज आर्काइव्स में हैं, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में रखे हुए हैं। हत्ता कि मैं इंदिरा गांधी के दौर की भी देखा मैं, जी। फाजिल दोस्त, फाजिल साथी, लर्नेड फ्रेंड, यानी कट्टर मुखालिफ, उन्हें तनकीद पे तनकीद करता जा रहा था भी, उसका जो जवाब पूरे आदाब के सरकारी साथ, पंचों के साथ जो होता था, जी सरकारी जो वजीर जो जी हाँ। पूरे अलखाब के साथ। अब आप देखिए पिछली पार्लियामेंट में कैसे जो है शख्स, अरे आतंकवादी फला जी हाँ। फला, कुछ भी कार्रवाई जी। उसके खिलाफ। नो नथिंग। तो ये इस हद तक ये लोग इतना माहौल गंदा कर दिए। तो बांग्लादेश में हिंदुओं का जो है वबाल, मसनवी वबाल है, वो कहता है और उसका सबूत देता है कि ठीक है, आपका यहाँ हाई कमीशन भी है, सब कुछ है, आपकी एजेंसियां भी हैं, आप ये मामले को देख लीजिएगा, क्या हिंदुओं पे वाकई जुल्म हुआ है। एक अक्यूज को उसकी बेल मंसूख हो जाती है, उसको अथॉरिटी कस्टडी में लेती है, उसके खिलाफ एहतजाज होता है, एहतजाज करते हुए खुद उसके वकील को हलाक कर दिया जाता है, वो भी प्रोटेस्टर्स की तरफ से। जी जी। पुलिस की गोली से नहीं, सिक्योरिटी की गोली से नहीं। जी। तो ये उनका मानना है। तो अब खैर हकीकत क्या है, हकीकत में अब एक ये अखबार झूठा है या हमारा मीडिया झूठा है, इसका डिसाइड तो हमारे व्यूवर्स करेंगे। यकीन। मैं अब हमारे पास बस 10-8 मिनट रह गए हैं। मैं मन्नान साहब आपसे जानना चाहूँगा, गज़ा और लिबनान का रुख करेंगे। लिबनान से या फिर लिबनान के हवाले से, लिबनान की जो हिजबुल्लाह है उससे इजराइल का जो यानी सीज़ फायर हुआ है, कितना बिलीव किया जा सकता है? क्योंकि माजी में हमने देखा कि इजराइल की जानिब से जितने भी वादे मुआहदे जो कुछ भी किए गए, इवन सीज़ फायर भी जो किया गया, तो हमने देखा कि उसकी फौरी तौर पर वायलेशन इजराइल करता रहा है। तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, एक तो लिबनान के हवाले से, और दूसरी जानिब गज़ा में वही हमले, वही बर्बरियत, वही सब कुछ जारी वो सारी है। तो किस तरह की सिचुएशन देख रहे हैं आप? क्या ये हिजबुल्लाह के साथ होने के बाद क्या उधर गज़ा में हमास के साथ भी होने के इम्कानात हैं, या फिर ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि यहाँ जो सीज फायर किया गया है उसका भी वायलेशन बहुत ही जल्द हो जाएगा? जी। नहीं, अभी तक तो जो सीज फायर 14 महीने के बाद आप कर रहे हैं, तो 14 महीने के पीरियड में कितने नुकसान नहीं है, इधर नहीं, यहाँ पर हिजबुल्लाह से तो बस कुछ दो महीने कम है, 2 महीने से कम है। हाँ चल रहा है यहाँ पर। हाँ अलबत्ता हमास से मुसलसल 8 अक्टूबर से जारी है। जी हाँ, ये और बात है कि झड़पें हुआ करती थी, इधर से भी कुछ उधर से भी कुछ, लेकिन बाज़ाब्ता वॉर जो हुआ जी 2 महीने। जी मन्नान साहब। तो वो नहीं, तो आप जो सीज फायर करने के बारे में बोले हैं, आप यूएन ने रेजोल्यूशन मार्च में पास किया था सीज फायर के बारे में, इमीडिएट सीज फायर, लेकिन आप उसको नहीं माने और आज कर रहे हैं आप ऑलमोस्ट। नहीं, ये तो हिजबुल्लाह से कर रहे हैं मन्नान साहब, हिजबुल्लाह से कर रहे हैं, वहाँ हमास से तो नहीं किया अभी तक भी वहाँ पर गज़ा में तो सीज फायर नहीं है। जी हाँ, तो ये हाफ काज हो रहा है। अगर आप देखें इसको, अगर मुसलसिल, अगर आप ये कंप्लीट, ये जो प्रॉब्लम का सलूशन है वो दिखाई नहीं देता मेरे को, क्योंकि वहां से एक तरफ आप बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, दो तरफ बैलेंस मेंटेन करना चाहिए था, क्योंकि दूसरी जानिब से जो उनकी डिमांड है उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और इस सीज फायर के पीछे इजराइल जो यूनिलैटरली कर लिया है, एक तरफा जो किया है, वो मैं समझता हूँ उसके पीछे कोई मकसद है उनका। इसकी वजह से जो है फलस्तीनी इनको मानने को तैयार नहीं है, जिस तरह का जो माहौल कर रहा है। और अगर हम अगर ये एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं कि बस सीज फायर बोल दिया तो बातचीत खत्म हो जाएगी, जंगबंदी खत्म सब हो जाएगा, ये इसका वर्कआउट नहीं होगा, ये टाइम बीइंग रहेगा। ये आप इसको
यूएस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के उस बुनियाद पर देखिए आप, अगर इसको आप लोकल इश्यूज पे, ये मसला हल नहीं हुआ है, डिप्लोमेटिक लेवल के प्रेशर की वजह से हुआ है, और वो प्रेशर कब तक कायम रहेगा और कब तक इजराइल उसको एक्सेप्ट करता रहेगा। क्योंकि इसराइली अभी भी जो है अरगमाली बने हुए हैं, काफी है, उनको डिमांड है कि उनको छोड़ा जाए। तो फलस्तीनी भी यही बोलते हैं कि आप, हमारे लोग भी आपकी जेल में हैं, आप उनको पहले छोड़िए, और एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बारे में इसराइल बात नहीं कर रहा है, बस सीज फायर हो गया है और उन्होंने टाइम ड्यूरेशन वगैरह दिया है। और मैं समझता हूँ कि टेम्पररी तौर पर ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म का कोई मसले का हल नहीं है। ये अभी भी कंप्लीटली जो है जैसे साफ सुथरा होना चाहिए था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से, या रशिया या अमेरिका या चाइना, जिनकी वजह से ये मसले का सिर्फ टेम्पररी सीज फायर जो है, टेम्पररी सीज फायर, जैसे वेस्टर्न मीडिया ने लिखना शुरू किया टेम्पररी सीज फायर, तो टेम्पररी सीज फायर है मेरी नजर में। आप उसको दरअसल यकीनन माजी में भी जितने भी, चाहे वो किधर, यानी कि अगर हम खुद देखें कि हिजबुल्लाह के साथ भी इनकी जो जिस तरह से इससे पहले भी जो यानी जंग इन्होंने की थी, तो उसमें भी शिकस्त का सामना हुआ था। तो अब भी यही कहा जा रहा है कि इजराइल को यानी यहाँ पर घुटने टेकना पड़ा। अब जहाँ तक हमास के हवाले से है, हमास से ये नहीं कर रहे हैं, और ये समझा जा रहा है कि एक सांस ले रहे हैं किसी तरह से, क्योंकि दो तरफ से जो इनको दबाव पड़ रहा था, तो उसमें अभी यहाँ पर जो हिजबुल्लाह के साथ इन्होंने सीज फायर किया है, तो इनकी बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। खुद हमास की जानिब से इसका यानी तहनीत पेश की गई है हिजबुल्लाह को कि आपने वाकई जो है ये जो सहयूनी ताकत है इसके घुटने टिकवा दिए। अब जहाँ तक अगर यहाँ की बात करें हमास की और गजा की सूरत हाल की, तो यहाँ पर जबालिया पर पिछले 24 घंटों में बमबारी इसकी जानिब से होती रही और दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो गए। और इसी तरह से अल अदवान जो अस्पताल है उसके अतराफ व अकनाफ एक खूनरेजी की इंतहा यानी जो है कर दी गई है। मैं भाई साहब जानना चाहूँगा कि क्या सिर्फ इजराइल एक सांस ले रहा है और फिर इसके बाद फिर इधर भी शुरू हो जाएगा, हिजबुल्लाह से भी जो है खामोश नहीं रहेगा मामला, यहाँ पर भी शुरू होगा, ऐसा ही मालूम हो रहा है। क्या आपको लग रहा है आगे की सूरत? दरअसल जी देखिए, गजा में सिर्फ जेनोसाइड हो रही है जी, वहाँ कोई जंग नहीं है बेशक। अलबत्ता हिजबुल्लाह, देखिए आप साइबर अटैक से बात करता हूँ मैं, साइबर अटैक जो कुछ हुआ, हिजबुल्लाह ने जब बाकायदा तौर पर इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए, तो इन्होंने साइबर अटैक करके उसके हेडक्वार्टर को, उसके कमांड कंट्रोल को, उसकी लीडरशिप को, सबको निस्तनाबूद कर दिया जी। अब ये समझा कि मैं बिल्कुल आसानी से घुस जाऊंगा। हाँ, जमीनी कोशिश भी की गई। तकरीबन कुछ कम 60 दिन, 58 या 59, 60 दिन समझिए जी, 60 दिन तक ताबड़तोड़ वो बमबारियां, रॉकेट सब करते रहा, बेरूत पर करते रहे। बल्कि इसमें चूड़ियां पहनी हुई लबनानी फौज के कुछ लोग भी चले गए जो पहरे कुछ दे रहे थे, क्योंकि लबनान एक सवरन स्टेट है, लेकिन उसकी फौज ना तो आई ना कहीं ना पंजर पे नहीं, उसका कोई जिक्र ही नहीं है। तो हिजबुल्लाह ही लड़ता रहा, लेकिन क्यों मजबूर हुई आप देखिए, गुज़िश्ता 9-10 दिन से आप वॉच कीजिए जी, अमेरिका के प्रेसिडेंट का एलची जो खासियत है, वो कंटिन्यू नेतन्याहू के साथ, हिजबुल्लाह की लीडरशिप के साथ और ईरान के साथ इनके इख्तिलाफ जरूर हैं, लेकिन ये राब्ता करता रहा। और इसराइल को ये बात की शिकायत करने लगा अपने आका से कि देखो भाई, हम तो ये कत्लेआम में मसरूफ हैं, हमारा नॉर्थ का जो इलाका है जी, हाइफा का शहर, तकरीबन वहाँ जो तनसीबा थी, बोल तो आबादी नहीं है, हिजबुल्लाह के टारगेट और इसराइल के टारगेट में फर्क देखे जी। इन्होंने डिफेंस इंस्टॉलेशन, हथियारों के डिपोस, फौजियों की छावनियां, इसमें कुछ सिविलियन भी हलाक हुए ऐसा नहीं है बीच में, लेकिन ये टारगेट निकल रहे हाँ, हिजबुल्लाह की जानिब से। तो इसने मजबूर इसराइल को, अमेरिका को इतना मजबूर कर दिया कि जो बूढ़ा खसाई वाशिंगटन में बैठा हुआ है, उसने अपने खासियत को पे दर पे और भिजाया, कहा कि नहीं, उसने कहा कि नहीं, मुमकिन नहीं है तो नहीं, कैसा भी मुमकिन कर दिखाओ। इसके लिए फ्रांस की मदद ली गई। फ्रांस लबनान चूंकि कॉलोनी रहा उसका, और फ्रांस के इन्फ्लुएंस से ही वहाँ की लबनान की फौज चूड़ियां पहन के बैठी रही, कुछ नहीं करी। तो हिजबुल्लाह ने बावजूद लीडरशिप के खत्म होने के, बावजूद कमांड कंट्रोल के निस्तनाबूद होने के जो जवाब दिया है, और इसराइल के शुमाली इलाके की जिंदगी को दरहम भरम करके रख दिया। और इसराइल बावजूद अपनी फौजी ताकत के, ये सिर्फ मज़ाहिमतकार हैं, ये फौजी ताकत नहीं है इनकी, वो
जमीन से इन्वेजन की कोशिश की लेकिन नाकाम हुए, हर बार नाकाम हुआ, हर बार नाकाम हुआ और लाशों को ले गए जी। उसने ये समझा कि मैं कब तक, एक तो यहाँ में खतलेआम में भी लोग मेरे जा रहे हैं, खतलेआम हो रहा है लेकिन जा रहे हैं मेरे भी लोग जी हाँ। एक तरफ ये महाज मैं ये नहीं कर पाऊंगा जी हाँ। तो नेतन्याहू ने बाकायदा काबीना का इजलास किया। देखिए अब 2 दिन पहले काबीना का इजलास हुआ जिसमें उसने इसको मंजूरी दी कि हाँ जंगबंदी को हम कबूल करते हैं और जंगबंदी की जो गारंटी कौन देता है, फ्रांस, अमेरिका। और इसमें ये अग्री करने वाले कौन है, जो बाइडेन है, नेतन्याहू है और मिस्टर मीकाती बोलकर है, लबनान का एक प्राइम मिनिस्टर है, सोकार्ड प्राइम मिनिस्टर जी। तो ये तीनों जमानत देते हैं। और हिजबुल्लाह की तरफ से जो है ये बात अभी तो पूरी तरीके से नहीं हुई कि अगर कुछ होता तो हम करेंगे नहीं करेंगे, इसके बारे में भी कुछ खुलासा नहीं हुआ है जी। लेकिन ये जंगबंदी अब नाफिज हुई है। तो ये जालिम को अगर आप उसका शिकंजा पकड़ेंगे, हाथ पकड़ेंगे, तब वो नीचे आएगा। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो मासूमों को मारना है बिल्कुल। बल्कि अब देखिए ये आज जो खबर आई है कि अब खाना पीना तो मुश्किल है, अब जिस्म के कपड़े भी नहीं है, भूख के अलावा अब जिस्म के कपड़ों से भी महरूम करने वाला है। क्योंकि ये खबर आई है कि जो मुख्तलिफ सोकाल्ड इस्लामिक ये मुल्क जो है, जो भी जो है इमदाद भेज रहे हैं कपड़ों की फला की, उसको ये बाज़ाबात कारों ने और फौजियों ने रोक दिया है। बिलखुसूस मौसम सरमा के हवाले से नहीं, वही तो कह रहा हूँ, इनकी जो है सरगर्मियाँ चल रही है ताकि सर्दी से ठिठर के मर जाए, ताकि वो जो सूटर्स वगैरह गर्म मलबूसात आते हैं उसको भी रोक दिया जाए। तो ये पूरी तरीके से जी हिजबुल्लाह ने ये साबित कर दिया है कि तू कितना बड़ा ताकतवर हो, तेरे साथ 30 मुल्कों की नफरी भी हो, असला हो, तो लबनान में क्या बेरूत में दाखिल नहीं हो सकता, बेरूत में दाखिल नहीं हो सका, खाली ऊपर से वो करता रहा। बिल्कुल, बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। तो ये अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए जंगबंदी का ढोंज करता, जबकि अभी जैसा बताया गया सिक्योरिटी काउंसिल में 2 करारदादें मंजूर हुई, एक तो अमेरिका की तहरीक पे हुई, उसके बावजूद नहीं, क्योंकि वो खतलेआम कर रहा है, यहाँ खतलेआम किया जा रहा है। बहरहाल ये सूरत हाल है, अभी दुनिया खामोश है, लेकिन बहरहाल इजराइल के दांत जरूर टूट रहे हैं लेकिन वो जाहिर नहीं कर रहा है। और पूरी उम्मीद है कि गाजा में भी ये बिल्कुल जो है रुसवाई के साथ वहाँ से न सिर्फ निकलना पड़ेगा बल्कि खित्ते से इसको निकलना अनकरीब पड़ेगा, ये पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने वक्त दिया। मनान साहब, दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।